हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लेवल 4 में रीजनिंग के आए हुए सभी प्रश्नों को अनोखे तरीके से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, साथ ही साथ ट्रिक भी सीखोगे। आज का ये जो क्लास है हमारा, वो आने वाले आपके लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 3 के जो एनटीपीसी के एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोगों को सेम इसी पैटर्न पर लगभग सारे सवाल दिखेंगे, इसलिए इन सभी प्रश्नों का जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है, बेस्ट टेक्निक है करने का, उसे आप लोग सीख कर जाओ, ताकि बड़े से बड़े प्रश्नों को भी आप लोग सेकंडों में सॉल्व कर सको। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, इससे पहले मैं आपको एक क्लास ऑलरेडी दे चुका हूं। लेवल 6 में जितने भी रीजनिंग के सवाल आए थे, सारे सीटिंग अरेंजमेंट के भी सवाल उसमें इंक्लूड थे। उसे मैंने अनोखे तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को बताया कि आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, किसी भी प्रश्न को टैकल कैसे करना है। तो आप लोगों ने उस वीडियो से लाभ लिया होगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना या फिर चैनल पे जाना, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उसे निश्चित रूप से देख लेना। और ये हमारा आज का वीडियो रीजनिंग का, जो कि लेवल 4 का है। तो दोनों क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपसे कह रहा है, यदि 21 फरवरी 2005 को रविवार था तो 21 फरवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो, कैलेंडर के कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कैलेंडर का क्या कॉन्सेप्ट है, यदि 2005 की ये बात कर रहा है और 2007 में आपको जाना है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो डेट और मंथ बिल्कुल सेम है, यानी कि केवल ईयर में डिफरेंस है। ईयर में कितने का डिफरेंस है, तो आप लोग कहोगे ईयर में 2 साल का डिफरेंस है। 2005 से 2007 जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, आप लोग ध्यान से समझना। यदि मान लो एग्जाम्पल के लिए 2004 ईयर है आपका, तो इसे आपको चेक करना होता है कि क्या यह लीप ईयर है। यदि यह लीप ईयर हुआ तो इसमें आपका ऑड डे 2 होगा, और यदि ये ऑड ईयर हुआ यानी कि लीप ईयर नहीं हुआ, तो इसमें जो ऑड डे होगा वो केवल 1 होगा। एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कैलेंडर का। यानी कि यदि मैं आपसे कहूँ कि 2004 क्या यह लीप ईयर है, तो आप लोग कैसे पता करोगे, तो उसके लिए आपको 4 से डिवाइड करना होगा। यदि 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो यह लीप ईयर है, और आपका जो इसमें ऑड डे होगा वो 2 हो जाएगा। क्योंकि लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है, इसलिए इसमें जो है एक मंथ, एक डे जो है वो एक्स्ट्रा बन जाता है जब भी लीप ईयर आए तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लोग को 4 से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि आपका लीप ईयर है तो ऑड डे 2 हो जाएगा। यदि मैं उसी तरीके से बात कर लूँ, 2000 मान लो 9 है आपके सामने, क्या यह लीप ईयर है, तो आप लोगों को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं जा रहा है ये, यानी कि लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो इसमें ऑड डे जो होंगे वो केवल 1 होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग हमेशा ध्यान रखना। तो आप लोग यहाँ पे देखो, आपका जो ईयर है 2005 है, 2007 में हमें जाना है। ईयर का कितने का डिफरेंस है, केवल 2 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, क्या इस बीच में कोई भी आपका जो ईयर है वो लीप ईयर आ रहा है, तो आप लोग कहोगे ना तो 2005 है लीप ईयर, ना ही हमारा 2006 है, ना ही 2007 है, कोई भी लीप ईयर नहीं है। यानी कि नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में जो आपका एक साल में जो डे बढ़ता है केवल 1 बढ़ेगा। यानी कि आपका यदि रविवार था 2005 को, ठीक है, 21 फरवरी 2005 को रविवार था, तो 2007 को 21 फरवरी 2007 को आपका 2 दिन बढ़ जाएगा। यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि आपका दिन जो होगा मंगलवार होगा, ट्यूसडे होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग। देखो, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न बना है, तो आप लोग ध्यान से समझना इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। बहुत आसान होता है। आपसे कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, हरा को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को भूरा कहा जाता है और भूरा को बैगनी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से समझना। इस प्रश्न में आप लोगों को क्या करना होता है, डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ना होता है। तो के बाद पढ़ो, क्या कह रहा है, ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कहोगे ट्रैफिक सिग्नल पर यदि वाहन को रोकना है तो उसके लिए कलर होता है रेड। अब आपको प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न में आप लोग देखो, कह रहा है आपसे, जो रेड जो है, लाल को हरा कहा जाता है, तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हरा होगा। क्योंकि रेड को प्रश्न में क्या कह रहा है, रेड को प्रश्न में यहाँ पर पढ़ो, किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जा रहा है, और हमारा आंसर जो है रेड है, लेकिन लाल को प्रश्न में क्या कह रहा है, हरा कह रहा है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है हरा, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न में जैसे आपसे कहे, पहले आपको सीधे प्रश्न को यहाँ के पढ़ना है,
यहाँ के प्रश्न को आपने पढ़ा, आपका आंसर आया ग्रीन या फिर रेड। मान लो एग्जाम्पल के लिए आपका आंसर आ गया यहाँ पे, यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो आंसर आ रहा है आपका रेड, जबकि प्रश्न के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेड को क्या कह रहा है, तो हरा कह रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है हरा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो 4 संख्या युग्म दिए गए हैं इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं, यानी कि 3 जो ऑप्शन हैं आपके सामने 4, उसमें से 3 किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे या फिर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। उनमें से एक ऐसा होगा जो किसी अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। आपको उसी असंगत को यानी कि उसी डिफरेंट वन को ढूंढना है। तो आप लोग ध्यान से समझना। देखो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, फर्स्ट ये किसी का क्यूब आपको नज़र आ रहा होगा। किसका क्यूब है, तो आप लोग कहोगे ये 7 का क्यूब है। उसके बाद आगे क्या है 728, ये किसी का क्यूब है क्या, आप बोलोगे ये किसी का क्यूब नहीं है। तो हम नेक्स्ट चेक करेंगे 125 किसका क्यूब है, आप लोग कहोगे 5 का क्यूब है। उससे आगे क्या आ रहा है 343, आगे क्या रहा है 7 का क्यूब आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखोगे 64 है, किसका क्यूब है, आप लोग कहोगे 4 का क्यूब है। उसके आगे क्या कह रहा है 216, किसका क्यूब है 6 का क्यूब है। उसके बाद आप लोग पढ़ोगे 216 है, किसका क्यूब है, आप लोगों को 36 6 216 है, 6 का क्यूब है। उसके बाद 512 है, किसका क्यूब है 8 का क्यूब है। तो यहाँ से आपने देखा जो 5 में 2 ऐड करके उसका क्यूब कर रहा है, यानी कि यहाँ 5 का क्यूब है तो यहाँ 7 का क्यूब, 4 का क्यूब है तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब है तो 8 का क्यूब। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें 7 का क्यूब तो एक साइड है, दूसरे साइड क्या होना था 9 का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब 729 होता। ये यहाँ पर दिया हुआ क्या है 728 दे रहा है, यानी कि ये रॉन्ग दे रहा है। तो हमारा डिफरेंट वन जो हुआ ऑप्शन नंबर 1 हुआ। यही इसका सही जवाब है, यही बेस्ट अप्रोच होता है प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है, जो शब्द क्लस्टर्स में ऐसे कितने अक्षर या युग्म हैं आगे पीछे दोनों दिशा में। ध्यान रखने वाली बात है, प्रश्न को आप लोग समझना ध्यान से पढ़कर, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों में क्या होता है छात्र आगे से काउंट कर लेते पीछे से काउंट नहीं करते और उनका जो सवाल है वो गलत हो जाता है। क्यों, हड़बड़ाहट में वो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए ध्यान से ये जो प्रश्न होते हैं इस टाइप के प्रश्न वो खतरनाक होते हैं, आप लोगों को ध्यान से उसका स्टेटमेंट पढ़ना होता है। तो देखो आपसे कह रहा है आगे पीछे दोनों से आपको काउंट करना है और आपको बताना है कि जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यानी कि ABCD से उनका जो भी क्रम है वही क्रम में कितने ऐसे लेटर हैं जो लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है आगे पीछे दोनों से। तो देखो लेटर क्या है, आप लोग को CLUSTERS क्लस्टर्स है। अब आप लोग समझना ध्यान से, क्लस्टर्स है तो यहाँ पे आप यदि C से काउंट करो, C के बाद क्या है L है, आना क्या चाहिए था D, लेकिन L है तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। इसी तरीके से आप लोग काउंट करो, C है DEFGHIJ, एक भी नहीं आया आपका। चलिए अब L से पढ़ेंगे, L के बाद MNOPQR नहीं आया, एक भी सेटिस्फाई नहीं किया। यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कितने लेटर लिखे हुए आपको फाइंड करना है। L से हमने काउंट किया, कोई भी लेटर नहीं लिखा हुआ। अब U से हम लोग काउंट करेंगे, U है उसके बाद आना चाहिए V, लेकिन S है तो ये सेटिस्फाई नहीं किया। उसके बाद देखो U क्या है STU है ना, VWXYZ कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब S से शुरू करो, ST देखो एक यहाँ पे काउंट हो गया, T आ गया ठीक इसके बाद, यानी कि ये क्रम को फॉलो कर रहा है। ST U आना चाहिए नहीं है, V आना चाहिए R है तो यहाँ तक नहीं आ रहा है, यहाँ W आना चाहिए S है नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग T की बात पढ़ेंगे, TUVW नहीं आ रहा है। E से पढ़ो EFG नहीं आ रहा है। उसके बाद R है, उसके बाद S है तो R के बाद S आ रहा है ठीक, तो यहाँ एक हो गया, 2 आपका हो गया, क्योंकि PQR होता है ना, R के बाद S बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से आपने देखा यदि हम सीधे काउंट करते हैं लेफ़्ट साइड से आगे से करते हैं तो आपका 2 आ रहा है प्लस। अब हम पीछे से करेंगे, पीछे से कितने आ रहे हैं, S के बाद TUVWXYZ नहीं आ रहा है एक भी। R से शुरू करो, RST यहाँ पर T आ रहा है इधर से भी तो आ रहा है तो +1 हो गया प्लस। आगे पढ़ो UVWX नहीं आ रहा है, S है फिर TUV नहीं आ रहा है, UVW नहीं आ रहा है,
LM नहीं आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर केवल 2 + 1 ही ऐसे लेटर हैं जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर आपका आंसर कितना 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच। आपको इस टाइप के प्रश्नों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करना होता है, कौन से लेटर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, आगे से पीछे से जितने भी लेटर लिखे होंगे वही आपको जोड़ के आंसर बताना होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे कथन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। आपसे कह रहा है कथन में भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है उसका, कंक्लूजन। फर्स्ट कह रहा है सभी भारतीय एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं। तो यहाँ आपसे कह रहा है सभी भारतीय एक से भाषा बोल सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि इसके अंदर कई सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सभी भारतीय जो हैं वो एक से अधिक भाषा बोलेंगे, ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा है। तो ये हमारा गलत हो गया। देखो इस टाइप के प्रश्नों में कथन और निष्कर्ष में आप लोगों को एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है। आपसे स्टेटमेंट में जितना कहे केवल उतना ही फॉलो करना है आपको, अपने मन से एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि भारत में कई सारी भाषाएं बोली जाती है, तो वही आपसे कह रहा था। जबकि स्टेटमेंट 1 में ये क्या कह रहा है, कंक्लूजन 1 में सभी भारतीय एक से अधिक भाषा बोल सकते हैं, ये तो कहीं नहीं कहा गया, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है हर देश में कई भाषाएं बोली जाती है। हर देश से में क्या मतलब है, हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है केवल भारत का, जो भारत एक बहुभाषी देश है। और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 कह रहा है आपसे हर देश में कई भाषाएं बोली जाती है। हर देश से क्या मतलब है, ये जो हमारा गलत है, इन्फॉर्मेशन अधूरा है। तो दोनों का दोनों जो इनका निष्कर्ष है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। आप लोगों को केवल इतना कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना होता है इन टाइप के प्रश्नों में। देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। आपसे कह रहा है जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में आप दो जो आपका नंबर दिया हुआ है इसको किसी न किसी रूप में आप कैलकुलेट करो और राइट साइड वाले नंबर को लेकर आओ। यानी कि आपको 33 और 12 में कुछ ना कुछ ऐड माइनस सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके 57 लाना है। तो अब आप लोग ध्यान से समझना क्या है, 12 है, 33 है और लाना क्या है, आप लोगों को 57 लाना है। यानी कि आप लोग देखोगे 57 दोनों के ऐड करने के आसपास कहीं ना कहीं आ रहा है। तो आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होगा दोनों को ऐड करें, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बहुत आगे भाग जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि केस कौन सा है, एडिशन का। तो आप लोगों के 33 + 12 कितना आ रहा है, आप लोगों को 3 2 5 और 3 1 4, तो 45 आ रहा है। हमें जाना है 57 पे, यानी कि कुछ ना कुछ और इसमें ऐड हुआ है। तो आप लोग कहोगे यदि 45 आ रहा है और इसमें यदि हम लोग 12 ऐड कर दें फर्स्ट वाले लेटर को, फर्स्ट वाले नंबर को, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आप लोगों को 57 आएगा। यानी कि सेटिस्फाई कर जाएगा 57 = 57। यानी कि अब आप लोग समझना क्या लॉजिक यूज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों नंबर को ऐड कर दिया है एक बार और फिर से उन्होंने पहले वाले नंबर को ऐड कर दिया है, तो इनका 57 आ रहा है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके आंसर लेके आ सकते हो। क्या किया जाएगा, तो आप लोग कहोगे 39 + 14 करेंगे हम लोग, कितना होगा 9 4 13 का 3, 1 बच गया आपका, 4 1 5, 53 हो गया। आप 53 वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर को फिर से एक बार ऐड कर दे रहे हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या होगा +14, तो 53 4 57 10 67। ऑप्शन नंबर 2 जो है 67 इसका सही जवाब हो जाएगा। यही तरीका है, यही बेस्ट अप्रोच है प्रश्न को सॉल्व करने का। आप ऐसे भी कर सकते हो 12 × 2 + 33, 10 × 2 + 28, 14 × 2 + 39। आप दोनों में किसी भी वे में कर सकते हो, आपका यही आंसर आना है। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में JUG का LSI से वही संबंध है जो विंड का YGP से है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए APT का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। देखो आप लोग ध्यान से समझना, J है, U है, G है, इसका संबंध किससे है, L है, S है, I से। अब आप लोग देखोगे J से L कितना ऐड करना है, तो आप लोग कहोगे +2 यदि हम करेंगे तो L पे आ जाएंगे। उसी तरीके से U से S जा रहा है, कितना कम हो रहा है, आप लोग को -2 हो रहा है। फिर G से I हो रहा है, कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। यानी कि आप लोगों ने देखा जो पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, +2 -2 +2।
वही पैटर्न आप लोग यहाँ पे लगा दो, आंसर तैयार है। क्या है क्वेश्चन, APT है, +2 करोगे कितना होगा C, -2 करोगे क्या होगा 14 यानी कि N, उसके बाद क्या करोगे -2 +2 करोगे क्योंकि T है तो +2 करोगे V हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पैटर्न क्या देखा था, +2 देखा, -2 देखा, +2 देखा, तो यहाँ आप लोग जब करोगे +2 -2 +2 तो आपका आंसर आएगा CNV। ऑप्शन नंबर 1 जो है CNV इसका सही जवाब है। ये है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। बहुत आसान सा प्रश्न आपको लग रहा होगा, स्टार्टिंग में ऐसे ही प्रश्न आए थे। देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने आपसे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर से वही संबंध है तो चौथे का। देखो यानी कि पहले का जो दूसरे से संबंध है वही आपको बताना है कि ये जो 5वां लेटर है उसका छठे से किस रूप में होगा। ध्यान से समझना आप लोग, क्या है HTWCGY। अब इसको क्या लिखा है इन्होंने, आप लोगों को WTHCGY, यानी कि आप लोग यदि ध्यान से देखोगे तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल पहला जो 3 लेटर है ना उसको इन्होंने पलट के लिखा, WTH लिख दिया, यानी कि बाकी के जो पीछे के नंबर हैं उसे सेम रखा है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ भी यूज़ कर लोगे इस लॉजिक का। क्या है LGETDR। अब यहाँ पे क्या करना है, पीछे का जो 3 लेटर वो तो सेम रहना है, तो आप लोग TDR लिख दो, और पहले के 3 लेटर में क्या करना है, पलट के लिख दिया इन्होंने, यानी कि EGL लिख दिया। तो किस ऑप्शन में आप लोग को EGL TDR केवल ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप लोग महसूस कर रहे हो प्रश्न का जो लेवल है कोई खास शुरू में आपको नहीं लग रहा होगा। शुरू में प्रश्न के लेवल सही थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे आप बढ़ोगे आपको लेवल इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। देखो एक प्रश्न और आपसे यहाँ पे पूछा गया है, कैलेंडर का प्रश्न है। अमित की वर्षगांठ 16 अप्रैल 2021 को शनिवार के दिन थी। उसकी पत्नी की वर्षगांठ जो 3 जून 2021 को थी कौन सा दिन होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, ईयर क्या है यहाँ पे सेम है 2021, लेकिन बात कब की है तो 16 अप्रैल से 3 जून में हमें जाना है। अब आप लोग ध्यान से समझना, अप्रैल कितना है आप लोग को, अप्रैल में कितने दिन होते हैं आप लोगों को 30 दिन होते हैं। ये ऑलरेडी 16 दिन काउंट कर चुका है, तो अप्रैल का कितना दिन बच गया आप लोगों को 14 दिन बच गया हमारा अप्रैल का। ठीक है, उसके बाद क्या क्या करोगे आप लोग, मई में जाओगे। ठीक है, अब मई में कितने दिन होते हैं 31 दिन, तो हमने 31 लिखा। जून में कितने दिन होते हैं तो आप लोग कहोगे जून का हमें केवल 3 दिन ही लेना है, कितने भी दिन हो हम उससे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे 3 जून तक का पूछ रहा है। तो जून में कितने दिन, जून का 3 दिन लो लोगो, तो कितने दिन हो गए टोटल आप लोग कहोगे 7 8 हो गया और 4 48 दिन टोटल हो गए। तो इसमें हम लोग ऑड डे निकाल लेते हैं। 48 को क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7 छक 42, यानी कि 42 आ गया। तो बच कितना गया, केवल यहाँ पे 6 बच गया, यानी कि आपका जो दिन होगा वो क्या होगा सैटरडे +6। अब आप लोग ध्यान से समझना, सैटरडे में आपको 6 ऐड करके आंसर लेके आना है। क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे ये सैटरडे है हमारा, इसमें हमें 6 जोड़ना है, तो हमारा जो दिन होगा वो फ्राइडे हो जाएगा, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। आप लोग चाहो तो एक एक करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और या फिर 7 डायरेक्ट जोड़ोगे तो फिर क्या होगा, इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। आप लोगों को केवल ऑड डे निकाल के आना है और उसके बाद जो भी दिन यहाँ पे गिवन हो उसमें उसे ऐड कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैलेंडर का यही बेस्ट कॉन्सेप्ट है। आप लोग चाहो तो आपको हमारे चैनल पे कैलेंडर का एक वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसमें देख लेना, सीख लेना क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखो, यह जो प्रश्न है न्यू पैटर्न का सवाल है जो कि इस बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझना। देखो इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो डायरेक्शन का क्या होता है कॉन्सेप्ट समझना। ये जो डायरेक्शन होता है आपका ये उत्तर होता है, यानी कि उत्तर यानी कि नॉर्थ होगा आपका। ये जो डायरेक्शन है आपका ये ईस्ट होता है यानी कि पूर्व। ये जो डायरेक्शन है ये आपका साउथ होता है यानी कि दक्षिण, और ये जो डायरेक्शन है आपका ये वेस्ट होता है यानी कि पश्चिम। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्शन का। ठीक है, चलिए इस डायरेक्शन को आप क्या कहोगे, यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछूं क्या कहोगे तो आप लोग कहोगे उत्तर पूर्व कहेंगे, उत्तर पूर्व, यानी कि जिसके बीच में है आप दोनों का लिख दोगे। ठीक है, चलिए आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 PM बजे
इसकी घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। मान लो ये हमारा एक घड़ी है, इसमें कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 12 होता है, 12 पे मिनट की सुई, और 9 बज रहा है तो घंटे की सुई किस पे हो गई, 9 पे हो गई। तो ये घड़ी में 9 बज रहा है। ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कॉन्सेप्ट, हालांकि आप लोग ये जानते भी होंगे यदि घड़ी में 9 बजे तो घंटे की सुई 9 पे और मिनट की सुई 12 पे। अब आपसे कह रहा है यदि घड़ी में 9 बज रहा है तो घंटे की जो सुई है वो उत्तर दिशा की ओर, यानी कि इस डायरेक्शन को ये लोग क्या बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, यदि ये उत्तर बता रहे हैं तो आपका ये डायरेक्शन कौन सा होगा, उत्तर का ठीक बाद कौन सा डायरेक्शन होता है, तो आप लोग कहोगे उत्तर के बाद हमारा पूर्व होता है, पूर्व दिशा। उसके बाद ये डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपको उत्तर दिशा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब आपसे जो प्रश्न कहें आप लोग करना शुरू कर दो। देखो आपसे प्रश्न में आप कह रहा है जो यदि घड़ी की स्थिति समान बनी रहे, ठीक है, तो यदि 2 बज रहा हो घड़ी में तो इसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, समझना। अब घड़ी यहाँ पे बना हुआ है, सेम उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। अब घड़ी में क्या बज रहा है, तो 2 बज रहा है। 2 बजेगा तो मिनट की सुई किस पे, आप लोग कहोगे 12 पे, घंटे की सुई किस पे, कहोगे 2 पे। तो घड़ी में कितना बज रहा है, 2 बज रहा है। अब आपसे कह रहा है यदि घड़ी में 2 बज रही है तो इसकी मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो मिनट की सुई कौन सी है, आप लोगों को मिनट की सुई ये है हमारा, किस दिशा की ओर है, आप लोगों को ये हमारा उत्तर दिशा की ओर है। लेकिन प्रश्न में हमसे ऑलरेडी कह चुका है कि 9 बजने पे ही 9 का जो डायरेक्शन था वो उत्तर का था। तो हमने यहाँ से देखा कि ऊपर वाला जो हमारा डायरेक्शन है पूर्व बन रहा है। वही आपसे पूछ रहा था जो 12 यदि 12 पे मिनट की सुई है तो किस दिशा की ओर है, तो आप लोगों को पूर्व दिशा की ओर। यही प्रश्न था, इसका जवाब है पूर्व यानी कि ईस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने सीटिंग अरेंजमेंट का यह प्रश्न है। मैं आपसे ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो। यदि बोल दे कोई पंक्ति है, कोई व्यक्ति है जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि नॉर्थ साइड मुख करके बैठा हुआ है, तो उसके लिए राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड आपका ये होगा। यदि कह दे कोई पर्सन है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो उसके लिए राइट साइड ये होगा आपका और लेफ्ट साइड आपका ये होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने समझा। चलिए अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है 8 व्यक्ति हैं MN और PQR, ठीक है। तो एक पंक्ति आप लोग यहाँ पे बना दो, 8 व्यक्ति को यहाँ पे आप बैठा दो। एक व्यक्ति यहाँ बैठ गया हमारा, एक यहाँ हो गया, और बाकी के इसके अंदर बैठेंगे। कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति होने चाहिए अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हमने बैठाया। अब आपसे कह रहा है M जो है वो पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो इस सिरे से M का स्थान क्या है, दूसरा है, तो पहला ये हो गया आपका, दूसरा ये, यानी कि ये आपका कौन है, M है। चलिए अब आगे आपसे क्या कह रहा है, M और N के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो M के यदि राइट साइड हम लोग देखेंगे तो केवल एक व्यक्ति है, तो उधर तो N बैठेगा नहीं। जबकि यहाँ प्रश्न कह रहा है M और N के बीच 2 व्यक्ति, कहाँ बिठाएंगे, लेफ्ट में बिठाएंगे। तो 2 व्यक्ति, एक ये और एक ये बैठा हुआ है और फिर N बैठा हुआ है, यानी कि N और M के बीच 2 व्यक्ति, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे पढ़ेंगे, PN के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। PN के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यानी कि दाईं ओर कौन सा है N का, यहाँ पे इस साइड पे, और P दूसरे स्थान पे बैठा है। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये यानी कि ये हो गया P का स्थान। चलिए अब आपसे क्या कह रहा है, आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रश्न को। P के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही S के बाईं ओर बैठे हैं। तो यहाँ समझना, ये हो गया P आपका, P के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप लोगों को 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो S के बाईं ओर भी 2 व्यक्ति बैठने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यदि हम लोग यहाँ पे S को मानते हैं तो उसके लेफ्ट साइड कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप लोग को 1 2 3 4 बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे हम S मान नहीं सकते, तो S कहाँ मानेंगे, S अंतिम से मतलब सेकेंड लास्ट मानेंगे, ताकि P के राइट साइड यदि 2 व्यक्ति हैं तो S के लेफ्ट साइड 2 व्यक्ति, तो S हमने यहाँ माना ताकि 2 व्यक्ति इसके लेफ्ट साइड होने चाहिए, 1 और 2, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपसे कह रहा है S और T के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं। आप देखो S ये है और T के बीच 3 से अधिक व्यक्ति है। इसको हम यदि लेफ्ट साइड देखें तो केवल 2 व्यक्ति हैं, तो T तो उधर आएगा नहीं, तो T कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा। S और T के बीच 3 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 से अधिक व्यक्ति बैठाओ, क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 4
m हो गया तो 5वें नंबर पर t आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 से अधिक व्यक्ति कह रहा है तो 3 से अधिक व्यक्ति कहाँ पे पॉसिबल है, आप लोग कहोगे m के बाद ही पॉसिबल है, एक ही स्थान बचता है, वहाँ पे t आ गया। अब आपसे कह रहा है v x के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, यानी कि v और x जो है वो बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं, तो उसके लिए 2 स्पेस चाहिए लगातार खाली। तो आप लोग को केवल यहाँ एक ही स्पेस खाली है। कहाँ 2 स्पेस खाली है लगातार, आप लोग को एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी कि v और x बैठेंगे। लेकिन आपसे कह रहा है v x के दाईं ओर बैठा है। यदि हम लोग यहाँ पे x मान लेंगे, ठीक है, तो v कहाँ बैठा है, x के दाईं ओर, तो ये आपका v आ जाएगा। तो आपका ये जो यहाँ से कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट होता है, प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। बच क्या गया इसमें, तो केवल y बच गया, तो y का जो बचा हुआ स्थान है वहाँ पे y को फिक्स कर देंगे। तो अब आपका क्वेश्चन बन चुका है। अब आपसे जो भी पूछ ले एग्जामिनर, आप लोग सेकेंडों में सॉल्व कर दोगे। आपसे कह रहा है y के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ये आपका y है, इसके बाईं ओर इस साइड पे तीसरे स्थान पे पहला n है, दूसरा s है और तीसरा v है, तो यानी कि v बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है v इसका सही जवाब है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। कल मैं आपको ऑलरेडी एक रीजनिंग का कंप्लीट वीडियो दे चुका हूँ, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप्स के प्रश्नों को सॉल्व कराया हूँ जो कि लेवल 6 में आए हुए थे। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने डायरेक्शन का यह प्रश्न है। देखो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न था, इसलिए छात्र परेशान थे, समय को लेकर परेशान थे कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। हर एक प्रश्न में टाइम ज़्यादा लग रहा था रीजनिंग में। आप लोगों ने देखा सिटिंग अरेंजमेंट 7-7 8-8 सवाल थे, उसमें एक प्रश्न दे रहे थे। यहाँ पर देखो आप लोग डायरेक्शन का वही हाल है, तो ध्यान से समझना। सुनील बिंदु R से चलना शुरू किया। मान लो ये हमारा बिंदु R है और सुनील क्या कर रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया और पश्चिम की ओर 28 मीटर चला। यहाँ से पश्चिम चल रहा है, कितना, आप लोग कहोगे 28 मीटर चला है, यहाँ पहुँच गया। और फिर दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलकर बिंदु M पर पहुँचता है। यहाँ से फिर दायां किधर होगा, ऊपर साइड, कितना चला, तो आप लोग को 20 मीटर चल दिया। कहाँ पहुँच गया, तो आप लोग कहोगे बिंदु M पर पहुँच गया, यानी कि ये आपका M है। उसके बाद आपसे कह रहा है फिर बाएँ मुड़कर 30 मीटर चलता है। यहाँ से फिर वो बाएँ मुड़ गया, कितना चला, 30 मीटर चला। और फिर बाएं मुड़ता और 28 मीटर चलता है। फिर यहाँ से क्या किया, बायां मुड़ के 28 मीटर चल दिया। समझना, यहाँ तक पहुँचता है तो कितना चलता है, 20, क्योंकि ये हमारा जो डिस्टेंस है 20 है। लेकिन ये चला कितना है, आप लोगों को 28 मीटर चला है, तो यानी कि इससे भी 8 किलोमीटर आगे तक जाएगा। और बिंदु कहाँ तक पहुँचता है, S पे पहुँच जाता है, S पे पहुँच गया। आपसे कह रहा है अंत में वो बायाँ मुड़ता है और 48 मीटर चलता है। यहाँ से यदि बायां मुड़ेगा तो यहाँ जाएगा, 48 मीटर चल रहा है। यहाँ तक यदि जाता तो 30 मीटर चलता, क्योंकि ऊपर हमारा 30 है। लेकिन ये चला कितना, 48, तो 30 यहाँ तक और 18 यहाँ पे, ये 28 तक कंप्लीट, यहाँ पे 18 तक यहाँ पे चल गया। और कहाँ पहुँच गया, तो आप लोगों के बिंदु Z पे पहुँच गया, Z पे पहुँच गया। अब आपसे जैसा भी पूछे, हमारा फिगर कंप्लीट बन चुका है, हम लोग सेकेंडों में आंसर दे देंगे। आपसे कह रहा है बिंदु R के सापेक्ष Z किस दिशा में है, तो देखो R हमारा यहाँ है, Z हमारा यहाँ है, किस दिशा में है, तो आप लोग कहोगे हमारा जो दिशा है वो कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। यानी कि देखो ये नीचे की ओर भी है और ये हमारा वेस्ट की ओर भी है, यानी कि दक्षिण पश्चिम हमारा ये डायरेक्शन है, जो कि Z R के दिशा में है। यानी कि R के सापेक्ष में Z दक्षिण पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न में जैसा आपसे कहे वैसा करते जाओगे, आंसर लेके आ जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग सपोर्ट दिखाया करो, लाइक किया करो, फिर मैं आपको कंप्लीट मैथ्स भी करा दूंगा, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस मिलता रहेगा तो मैं आपको वीडियो कराता रहूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अब नेक्स्ट सवाल, ये सब तो GS के प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हो GS में भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बने हैं इस बार। ये सब ट्रिगोनोमेट्री के प्रश्न हैं, GS के प्रश्न हैं, अच्छे प्रश्न इस बार बने हैं। तो आप लोगों को सही रूप से ढंग से करना है, क्योंकि LCM HCF के भी बहुत अच्छे प्रश्न बने हैं एग्जाम में। अब आपसे देखो इस बार कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40, अलग अलग लंबाई वाले 5 बच्चे हैं KLOMN एक समूह में, K सबसे लंबा है, ठीक है। यहाँ देखो K है जो सबसे लंबा है, कितना व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, जबकि L जो है सबसे छोटा है, L सबसे छोटा। यदि टोटल 5 व्यक्ति हैं, K सबसे लंबा, L सबसे छोटा, तो बीच में कितने व्यक्ति होंगे, आपको बीच में 3 व्यक्ति होंगे, 3 हमने लिख डाला। उसके बाद आपसे कह रहा है वो उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है,
यानी कि ओ जो है वो किससे, एल से ठीक पहले आएगा, तभी तो दूसरा सबसे छोटा बच्चा आएगा, क्योंकि कह रहा है ओ उस समूह का दूसरा सबसे छोटा बच्चा है, तो ओ का ये पोजीशन आ गया। कह रहा है एम एन से लंबा है, यानी कि एम ये आ गया, क्योंकि एन से लंबा हो गया, दो ही पोजीशन हमारा बचा हुआ था, तो एन नीचे आएगा, एम ऊपर आएगा, क्योंकि एम एन से लंबा है। अब आपसे कह रहा है उनमें से तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन सा है, सबसे लंबा के है, दूसरा सबसे लंबा एम है, तीसरा सबसे लंबा एन है। ये आपसे पूछ रहा था जो तीसरा सबसे लंबा, तो एन हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप लोगों को यदि कहीं समझने में कोई परेशानी आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ 2 बार 3 बार, इसलिए मैं प्रश्न को बोल बोल के करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट हो वो दूर हो सके, क्योंकि आप लोगों को सेम इसी पैटर्न पे सवाल दिखने वाले हैं। तो आप लोग रीजनिंग के और मैथ्स के खास तौर पे सभी सवालों को काफ़ी अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये सभी जीएस के प्रश्न हैं। देखो ये प्रश्न है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से समझना। कैलेंडर का यह तीसरा प्रश्न है इस सेट में, आप लोग देख चुके हो। तो आप लोगों से कह रहा है रमा को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी, जो किसी महीने के 20वें दिन के बाद का दिन था। ठीक है, उस महीने का पहला दिन यदि मंगलवार था तो रमा किस तिथि को अपने भाई से मिली थी। समझना, यदि फर्स्ट डे पहला दिन जो है वो कौन सा दिन है, तो आप लोग कहोगे मंगलवार है, ट्यूसडे है। तो नेक्स्ट डे जो होगा ट्यूसडे, वो कब होगा, तो आप लोग कहोगे इससे ठीक 7 दिन के बाद, यानी कि 8वां दिन होगा, वो आपका ट्यूसडे होगा। उससे फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, मतलब 8 तारीख होगा ट्यूसडे, फिर नेक्स्ट क्या होगा, आप लोगों को 7 जोड़ूंगा तो 15वां दिन जो होगा वो ट्यूसडे होगा, फिर 7 जोड़ूंगा तो 22वां दिन जो होगा वो ट्यूसडे होगा। 22वां दिन यानी कि 22 तारीख। ठीक है, अब आपसे कह रहा है वो अपने भाई से मिली थी शनिवार को, जो कि 20 के बाद का दिन है। यदि हम लोग यहाँ पे देखेंगे 22 तारीख जो हमारा यदि मंगलवार है, ठीक है, तो शनिवार कब आएगा, आप लोग कहोगे 23 को बुधवार हो जाएगा आपका, 24 को बृहस्पतिवार हो जाएगा, और फिर 25 को शुक्रवार हो जाएगा, और 26 को शनिवार हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 26, 26। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 26। ये होता है तरीका प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड सवाल है। 6 व्यक्ति हैं, सी डी ई के एल और एम, इनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ई केवल एल से छोटा है, यानी कि एल सबसे बड़ा मान लो, उससे ठीक छोटा ई है, बाकी सब इन दोनों से छोटे हैं, क्योंकि कह रहा है ई केवल एल से छोटा है, यानी कि एल सबसे बड़ा हो गया, फिर ई आ गया। टोटल कितने, 6 व्यक्ति है, तो यानी कि इसके नीचे 4 व्यक्ति आए होंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, आप लोग प्रश्न में समझना, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, यानी कि कोई एक व्यक्ति है जो सी से छोटा है, यानी कि सी आपका सेकेंड छोटा होगा, यानी कि सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आएगा। सी से छोटा केवल एक ही व्यक्ति है। अब ये कौन है ये भी कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे जैसा कहा वैसा हमने यहाँ पे लिखा। आपसे कह रहा है के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है। अब के जो है डी से छोटा है, एम से लंबा। समझना, यदि हम लोग यहाँ पे डी को मान लेते हैं तो के क्या है, डी से छोटा है, ठीक है, लेकिन एम से लंबा है, तो यहाँ पे के आ गया, और एम से लंबा तो एम को यहाँ हमने सबसे नीचे सेट किया। ठीक है, आप लोगों को ये समझना होगा कॉमन सेंस का यूज़ करके, क्योंकि आपके सामने केवल 3 सीटें थी, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो उसमें जैसा स्टेटमेंट कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने सेट किया। कह रहा था के डी से छोटा है, यानी कि डी को सबसे टॉप पे रखा, उसके बाद के को, और एम जो है वो एम से लंबा कौन है, के है, तो यहाँ पर हमने के को पहले रखा, एम को बाद में रखा। तो ये हमारा जो सीरीज है वो कंप्लीट बन चुका है। अब आपसे जैसा पूछिए आप लोग सॉल्व कर दोगे। कह रहा है उनमें से कितने व्यक्ति के से छोटे हैं। समझना, के का पोजीशन कौन सा है, आप लोग को के का पोजीशन 4th है, 4th है। इससे छोटे कितने लोग होंगे, केवल 2 लोग होंगे। कौन कौन, सी और एम। वही आपसे पूछ रहा था, के से कितने लोग छोटे हैं, केवल 2 लोग हैं। यदि पूछा होता कौन कौन छोटे हैं, तो इसका जवाब होता सी और एम छोटे। तो ये होता बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पर। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे।
आप लोग सभी प्रश्न को सॉल्व कर लेना। जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको रीजनिंग के सभी प्रश्न करा रहा हूँ। मैथ्स का ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना। मैथ्स के आपको एक और वीडियो मिल जाएंगे लेवल 4 के, मैं जल्दी कल तक अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को निश्चित रूप से देखना। अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं, सभी प्रश्नों को करके जाना एग्जाम से पहले। देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है किसी कूट भाषा में हियर देयर वॉइस को NUCAES लिखा जाता है। तो देखो आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न में क्या करना होता है, प्रश्न को एक नज़र देखा करो आप लोग। हमने यहाँ पे प्रश्न को देखा, उसके बाद सीधे हम लोग आएंगे प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई कूट भाषा में HEARDCAR कार को क्या लिखा जाएगा। तो समझना आप लोग हर्ट किस में यूज हुआ है। आप लोग को एक यहाँ है हमारा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा हर्ट का सिंबल होगा। तो आप लोग समझना तीनों में कॉमन क्या क्या है। आप लोग कहोगे इसमें और इसमें और इसमें तीनों में कॉमन क्या है। तो यदि हम लोग TA की बात करें तो तीनों में नहीं है आपका, NU भी नहीं है, यानी कि CA की यदि मैं बात करूँ तो CA भी नहीं है आपका, ES जो है वो तीनों में है, यहाँ भी है आपका, यहाँ भी है आपका, यहाँ भी है, यानी कि हेयर्ड के लिए जो आपका बना है कोड वो बना है ES। अब देखो अब नेक्स्ट क्या बच गया आपका कार। अब कार के लिए हमें चेक करना है। देखो कार कहाँ यूज हुआ है स्टेटमेंट में। आप लोग कहोगे फर्स्ट वाले में कार यूज नहीं हुआ है, लास्ट वाले में कार यूज नहीं हुआ है, यानी कि केवल बीच वाले में हुआ है। तो बीच वाले में वैसे लेटर को ढूंढो जो केवल बीच वाले में हो, कौन सा लेटर है। तो आप लोग कहोगे NU हो नहीं सकता क्योंकि NU पहले वाले में भी है, ES ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो बच क्या गया TAHY। तो TA लास्ट वाले में भी यूज है तो ये भी हो नहीं सकता, तो बच क्या गया HY बच गया। तो आंसर क्या बना है ESHY। देखो इसमें आपका क्रम कुछ भी हो सकता है, वो लोग पहले ES भी लिख देंगे HY भी लिख देंगे, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। इसलिए आपका जो सही जवाब है ESHY है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हो। इस टाइप के प्रश्नों को पढ़कर आप लोगों को सीधे प्रश्न पे आना है, इससे पढ़कर टाइम वेस्ट मत करो। एलिमिनेशन ऑप्शन करोगे आसानी से कर डालोगे। चलिए एलिमिनेशन मेथड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन प्रश्नों को करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आप देख सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट का किस लेवल का यह प्रश्न है। इस पे केवल एक प्रश्न रेलवे ने पूछा है, इसलिए छात्र इरिटेट हो रहे थे, उनका टाइम जा रहा था। इस प्रश्न में आपका कम से कम आपका समय जो है वो 2 मिनट जाना है। तो आप लोग इन टाइप के प्रश्नों को लास्ट में अटैम्प्ट किया करो, ये पेपर ख़राब करने के लिए जानबूझ के सेट किए जाते हैं। देखो आप लोग आपसे कह रहा है 10 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में हैं, पंक्ति 1 और पंक्ति 2 में, जिसमें ABCDE पंक्ति 1 में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। मान लो ये हमारा पंक्ति है जिसमें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से हैं, तो ABCD है बैठे हुए, ठीक है। इनका मुख उत्तर की ओर है, यानी कि अब ऊपर की ओर है इनका मुख, ठीक है। इनके लिए ये राइट हुआ और ये आपका लेफ्ट हुआ। हमेशा इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट करा दे रहा हूँ। अब आपसे सेकेंड जो पंक्ति कह रहा है आप लोग समझना। आपसे कह रहा है सेकेंड पंक्ति में VWXYZ बैठा हुआ है और इनका मुख दक्षिण की ओर है। आपसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, यदि मुख दक्षिण की ओर है, मान लो ये इनका मुख है, तो इनके लिए राइट कौन सा होगा, ये होगा राइट, ये होगा इनके लिए लेफ्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा ध्यान रखना क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर आप लोग फंस सकते हो। आप कह रहे हैं VWXY पंक्ति 2 में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हो, ठीक है। इस प्रकार पंक्ति 1 में बैठे व्यक्ति प्रत्येक सदस्य का मुख पंक्ति 2 में बैठे सदस्य की ओर है, यानी कि आमने सामने बैठे हुए पंक्ति 1 के और पंक्ति 2 के लोग। अब आपसे क्या कह रहा है, A पंक्ति के दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। मान लो ये पंक्ति का दायां सिरा दूसरे स्थान पर A है, यानी कि A का ये पोजीशन फिक्स हो गया आपका। अब आपसे कह रहा है W का मुख A के ठीक बगल में है, यानी कि W का मुख A के ठीक बगल में। तो यहाँ पे अभी आप लोग आगे पढ़ोगे X W के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सामने सामने सब लोग बैठे हुए। उसमें कह रहा है आपसे जो X जो है वो W के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि W का मुख A के ठीक बगल में है। तो A के ठीक बगल में ये सामने हुआ A का, या तो यहाँ आता W या फिर यहाँ आता। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, X W के दाएं से तीसरे स्थान पे। यदि यहाँ हम लोग W को मानेंगे तो उसके दाहिना क्या हुआ, यहाँ पे इस साइड इसके तीसरे स्थान पे X है, तो पहला दूसरा तीसरा बाहर आ जाएगा, इसलिए W का पोजीशन फिक्स नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो W का जो पोजीशन है वो फिक्स हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तभी इसके दाहिने कौन है, X के दाहिने
तीसरे स्थान पर W के दाहिने x बैठा हुआ है, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये पोजीशन आपका x का हो गया। यहाँ से आप लोगों ने समझा? ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, आप लोग समझना। x की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति b के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। x की ओर मुख करके, यानी कि यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो b के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी कि यहाँ पे b होगा हमारा, तभी तो इसके ठीक बगल में बैठेगा। ठीक है, दाईं ओर। उसके बाद कह रहा है b और c के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यदि हम लोग यहाँ पे एक व्यक्ति को बिठाए b और c के बीच में, देखो लेफ्ट आ नहीं सकता, c कहाँ जाएगा, c राइट जाएगा, तो यहाँ ये c का पोजीशन होगा, तभी केवल एक व्यक्ति बीच में बैठेगा। क्योंकि यदि हम लोग c को यहाँ रखते हैं तो बीच में 3 लोग बैठ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पोजीशन क्या बना, c का यहाँ बना। अब आपसे क्या कह रहा है, वी वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। वी वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। समझना आप लोग इस कॉन्सेप्ट को। वी वाई के दाईं ओर ठीक बगल में, यदि हम लोग यहाँ पे वी और वाई को साथ बिठाएंगे तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और साथ बिठाने के लिए हमको 2 पोजीशन खाली चाहिए। तो 2 पोजीशन कहाँ खाली है, आप लोग कहोगे एक यहाँ है, एक यहाँ है, लगातार 2 पोजीशन खाली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी और वाई को बैठाएंगे। वी वाई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यदि ये हमारा वाई हो गया तो इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठ गया, वी बैठ गया, तो ये हमारा वी हो गया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने समझा। अब आपसे क्या कह रहा है आगे, डी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। तो देखो डी किसी सिरे पर नहीं बैठेगा तो पोजीशन कितना खाली, एक ये है और एक ये है। तो यदि सिरे पे नहीं बैठा तो कहाँ बैठा है, डी बीच में बैठा है, यहाँ पे बी और सी के बीच में। तो यहाँ बच कौन गया, आप लोग कहोगे केवल ई हमारा बच गया। और ऊपर कौन कौन बच गया, तो आप लोग कहोगे ये एक्स का पोजीशन फिक्स है हमारा, ये वी का है, ये वाई का है, ये डब्ल्यू का है। तो बच क्या गया, आप लोग कहोगे यहाँ पे हमारा जो बचा है वो जेड बच गया। तो जेड हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अब आपसे जो भी पूछे आप लोग सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। वो आपसे पूछ रहा है जो इनमें से कौन जेड के ठीक सामने बैठा है। तो जेड के ठीक सामने, तो जेड कहाँ है, यहाँ हमारा, इसके ठीक सामने कौन बैठा है, तो बी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आपसे जैसा प्रश्न में कहे आप करते जाओ, जो भी कंडीशन कहे उसे सेटिस्फाई कराते जाओ, आंसर लेके आ जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यदि कहीं भी आपको कोई भी परेशानी लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसे एक बार फिर से समझा दूंगा। आप लोग दोबारा वीडियो को देख लेना यदि कहीं परेशानी आए तो, ठीक है। और साथ साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करो। जब भी मैथ्स और रीजनिंग का क्लास लो, कॉपी पेन लेकर वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर हमारा ट्रिक देखो, हमारा कॉन्सेप्ट देखो और अपने कॉन्सेप्ट से कंपेयर करो कि क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके काम का है। फिर आप लोग आगे बढ़ो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो आलोक जो है रैंकिंग का यह प्रश्न है। आलोक एक कक्षा में 19वें स्थान पर है शीर्ष से, यानी कि टॉप से। यहाँ से क्या है, टॉप से यदि हम बात करें तो 19वें स्थान पर बैठा है। कौन है, आलोक है। नीचे से 38वें स्थान पे, नीचे से यदि हम लोग बात करें तो यहाँ से कितने, 38वें नंबर पे है। अब आपसे कह रहा है कक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं। अब आप लोग ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। मैं आपसे ऑलरेडी कल शेयर कर चुका हूँ, फिर भी एक बार आप लोग समझ लो। मान लो यदि कोई पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे, यदि उसी का पोजीशन आपको लेफ़्ट से दे दे और राइट से दे दे, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है पंक्ति में आप लोग सेकेंडों में निकाल लोगे। क्या करोगे, L+R-1 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। इसी तरीके से यदि R का जो पोजीशन है वो आपको टॉप से दे दे और बॉटम से दे दे, तो उसमें आप लोग फाइंड कर सकते हो जो कितने स्टूडेंट है। क्या करोगे, टॉप प्लस बॉटम -1, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगना है। यदि इसका टॉप से 19वां स्थान है तो 19 लिखो, और बेस से 38वां है तो +38 लिखो। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो -1 कर दो, क्योंकि इसका जो स्थान है ना आपका कौन सा आलोक का, वो हम लोग टॉप से भी जोड़ चुके हैं और बॉटम से भी जोड़ चुके हैं, इसलिए हम लोग -1 करते हैं। तो कितना हो गया, आप लोग कहोगे 19 और 38 57, उसमें से एक कम करना है, यानी कि 56 आना चाहिए आंसर। ऑप्शन में है क्या, आप लोग देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब है 56। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे।
एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न जो थे वो टाइम कंज्यूमिंग थे और कुछ सही थे। आप लोग यहाँ पे देखो सीलॉग का यह प्रश्न है, आपसे क्या कह रहा है कथन में सभी फार्मासिस्ट जो हैं वो सांख्यिकीविद हैं, यानी कि मान लो ये सभी फार्मासिस्ट हैं, ये कौन है सांख्यिकीविद है, यानी कि एस से हमने सांख्यिकीविद को डिनोट कर दिया। आप कह रहा है कुछ सांख्यिकीविद जो है गणितज्ञ है, ये जो कुछ सांख्यिकीविद का हिस्सा है ये गणितज्ञ है। अब आपसे क्या कह रहा है निष्कर्ष कंक्लूजन आप लोग पढ़ो। आपसे कह रहा है सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, ये फार्मासिस्ट हो गया, ये गणितज्ञ हो गया, तो सभी फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं, हम सिर्फ कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो इसे हम लोग गलत मानेंगे। जब तक 100% श्योर ना हो आप लोग किसी भी निष्कर्ष को सही नहीं मानोगे। एक भी % डाउट लगे उसे गलत करके आगे बढ़ोगे। कह रहा नेक्स्ट आपके सामने कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ हैं। देखो ये फार्मासिस्ट हैं, ये गणितज्ञ हैं, तो आपसे कह रहा है जो कुछ हैं, ध्यान से समझना, ये हम लोग कंफर्म श्योर नहीं है जो कुछ है या नहीं है, क्योंकि देखो ये पार्ट हो सकता है इसका जो गणितज्ञ का है वो सांख्यिकीविद का है जो कि कॉमन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते जो ये पार्ट इसका गणितज्ञ का है, ये कह सकते नहीं है, पॉसिबिलिटी है लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते जो यही पार्ट गणितज्ञ और फार्मासिस्ट का एक कॉमन है, ये नहीं कह सकते। ये भी पार्ट हो सकता है, ये भी पार्ट हो सकता है, तो ये हमारा ये कंफर्म नहीं है। और जहाँ कंफर्म नहीं हो, श्योर नहीं हो, एक भी % डाउट हो उसे हम लोग गलत करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कुछ गणितज्ञ जो हैं वो सांख्यिकीविद हैं। आप देखो गणितज्ञ ये है आपका, सांख्यिकीविद ये है आपका, तो कुछ है बिल्कुल है। यहाँ पे आपसे प्रश्न में भी कहा और यहाँ पे कॉमन आ भी रहा है, तो वही कह रहा है कुछ हैं क्या, आप लोग को वहाँ बिल्कुल है, तो ये से हम लोग सही मानेंगे। नेक्स्ट है कुछ सांख्यिकीविद फार्मासिस्ट है। अब देखो यदि सांख्यिकीविद है कंप्लीट ये और इसके अंदर फार्मासिस्ट ये वाला हिस्सा है, तो कुछ जो सांख्यिकीविद का हिस्सा है वो फार्मासिस्ट है ही, ये वाला जितना पार्ट है वो तो फार्मासिस्ट है और ये सांख्यिकीविद के अंदर है, यानी कि कुछ तो है ही, तो इसको जो हम है सही मानेंगे। तो हमारा जो आंसर बना केवल 3 और 4, यदि ये किसी ऑप्शन में हो तो हम लोग इसे सही मान के टिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें है 3 और 4 पालन करते हैं, तो इसे हम लोग सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पाएँ। इस सीरीज को आपको फॉलो करना है, ध्यान से समझना। यहाँ 0 है, क्या किया इन्होंने 0 का स्क्वायर +1 कर दिया, क्योंकि आप लोग देखोगे नंबर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि 5 से 26 हो जा रहा है, 2 से 5 हो जा रहा है, तो नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है। और नंबर जहाँ तेज़ी से बढ़े, मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो केस या तो स्क्वायर का होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, स्क्वायर प्लस एडिशन का होगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन का होगा, ये सारे केस पॉसिबल होते हैं, इसलिए आपको पहले इन्हें चेक करना होगा। आप लोग कहोगे 0 से 1 कर दे रहा है, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, फिर 1 से 2 हो रहा है 1 बढ़ा, 2 से 5 बढ़ा, ये 3 कर दे रहा है, यानी कि फिर 26 कर दे रहा है, 21 बजाते कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो हम लोग ध्यान से समझेंगे। 0 1 2 5 26, यहाँ देखोगे आप लोग यदि हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं और +1 करते हैं तो क्या हमारा 1 आता है, बिल्कुल आ रहा है। इसी तरीके से यदि हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे, क्या 2 आएगा, आप लोगों को बिल्कुल आ जाएगा हमारा। तो इसी तरीके से यदि हम लोग 2 का स्क्वायर +1 करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 +1, तो हमारा 5 आ गया। नेक्स्ट हो जाएगा 5 का स्क्वायर +1 26, बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ये पैटर्न। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 26 से आगे क्या होगा, आप लोगों को 26 का स्क्वायर करके +1 कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, आप लोगों को 676 होता है, +1 यानी कि 677 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 जो है 677 आपका सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है कि यदि P एंड Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P $Q का अर्थ है P Q की बहन है, इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है Y Z की माता है, ये आपको पता करना है। देखो इस टाइप के प्रश्नों में आप लोग सेकेंडों में कैसे करोगे, Y Z की माता है यानी कि Z और Y के बीच एक जनरेशन का गैप आना चाहिए, एक जनरेशन का गैप आना अनिवार्य है। तो आप लोग देखो किस ऑप्शन में है, आप लोग यदि यहाँ से चेक करोगे Y और Z के बीच डॉलर है, तो Y और Z के बीच डॉलर, तो डॉलर का क्या है संकेत, आप लोग को डॉलर का मतलब है P Q की बहन है, यानी कि यहाँ पे
वाई जेड की बहन है, ये कह रहा है प्रश्न में, ये क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि आपसे प्रश्न कह रहा है वाई जेड की माँ है, ये आपको दर्शाना, तो ये हमारा गलत हो गया। इस तरीके से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। इसमें देखोगे जेड एंड वाई, यानी कि जेड एंड वाई, एंड का क्या है लॉजिक? आप लोग कहोगे जेड जो है वो वाई का पुत्र है, इसका ये कहना है, यानी कि जेड जो है वाई का पुत्र, ये केस हमारा पॉसिबल है क्योंकि एक जनरेशन का गैप है, क्योंकि जेड उसकी माँ है। ये नहीं कहा है कि वाई पुत्री है या पुत्र है, ये आपसे नहीं कहा है, तो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, तो यहाँ से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लोग इसे ऑप्शन नंबर 2 को सही मानेंगे। आप लोग चाहो तो सॉल्व भी कर लेना, लेकिन ये बेस्ट अप्रोच होता है प्रश्न को सॉल्व करने का, क्योंकि नेक्स्ट में आप लोग देखोगे फिर से आपसे जेड और वाई में डॉलर दे दिया, यानी कि सेम जनरेशन, भाई बहन बता रहा है वाई जेड को, तो ये हमारा गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे हमें माँ को दर्शाना है। नेक्स्ट वही आपके सामने है वाई और फिर जेड के बीच, तो वाई और जेड के बीच एंड दिखाया है, तो वाई और जेड के बीच एंड यहाँ एक पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे जैसा कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 आपका बन जाएगा सही जवाब। इस तरीके से आप लोग फटाफट कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अच्छे सवाल बने हैं इस बार एग्जाम में, तो आप लोगों को अच्छे जितने भी सवाल हैं उन्हें 2 बार करने हैं कम से कम, तभी आप लोग सही रूप से पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे। आपसे कह रहा है 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ वृत्ताकार मेज पर परितः केंद्र को मुख करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति? 6 हैं, तो यहाँ पे हमने एक वृत्त बनाया। अब यहाँ पे क्या है? 6 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6। अब आपसे कह रहा है सी डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर रहेगा, तो इसके लिए ये राइट हुआ और ये इसके लिए लेफ्ट हुआ। अब आपसे कह रहा है हाँ, अब आपसे कह रहा है सी डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। सी डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे डी हम लोग कहीं भी मान लेंगे, आप चाहो तो डी यहीं मान लो, यहाँ मान लो, जहाँ मर्जी मान लो, एक को फिक्स करो। तो यहाँ हमने डी को फिक्स माना, तो क्या कह रहा है? सी जो है डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है। यदि डी यहाँ है तो इसके बाएं ओर से दूसरे पे कौन होगा? पहले पर ये है और दूसरे पे ये है, तो दूसरे पे कौन बैठा है? सी बैठा है, तो इसे हम लोग सी मान लेंगे। चलिए, सी और डी का पोजीशन फिक्स हो गया। अब आपसे कह रहा है ए डी के ठीक बगल में बैठा है, ए डी के ठीक बगल में, तो ए का क्या पोजीशन हुआ? या तो यहाँ होगा आपका ए, या तो फिर यहाँ होगा, ठीक बगल में यही दोनों हैं। अभी ए का जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, केवल पॉसिबिलिटी है यहाँ और यहाँ का। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एफ ए के बाईं और तीसरे स्थान पर है। यदि एफ ए के बाईं और तीसरे स्थान पर है, मान लो यदि ये हम मानते हैं ए को यहाँ, तो इसके बाईं और तीसरे कौन आ जाएगा? एफ। यहाँ यदि पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है, सी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो एफ क्या आ सकता है? नहीं आ सकता, यानी कि आपका यहाँ पे ए का पोजीशन नहीं आ सकता है। जब ए का पोजीशन यहाँ नहीं आएगा तो ए का पोजीशन कहाँ आएगा? तो आप लोग को यदि यहाँ नहीं आएगा तो ए का पोजीशन हमारा यहाँ आएगा, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपका तीनों पोजीशन फिक्स हो गया, ए का भी, सी का भी और डी का भी। अब आपसे कह रहा है बी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। यदि हम लोग यहाँ पे मानते ई को, ठीक है, इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो आप लोग कहोगे बी बैठा हुआ है, तो पहला स्थान पे ये है, दूसरे पर बी है। हमने यहाँ पे ही ई को क्यों माना? तो आप लोग कहोगे यदि मैं यहाँ पे मानता तो उसके बाईं ओर ऑलरेडी बैठे हुए हैं पर्सन, तीसरे स्थान पर मैं बिठा नहीं पाता, दूसरे स्थान पर बिठा नहीं पाता, इसलिए हमने ई को यहाँ पे माना। अब आपसे कह रहा है जो सी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? देखो सबका जो पोजीशन है वो फिक्स है, इसमें बच क्या गया? तो आप लोग कहोगे ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, सी डी ई आ चुका है, केवल एफ बच गया, तो हम लोग यहाँ पे एफ को पुट कर देंगे। अब आपसे जो भी प्रश्न में पूछ ले आप उसे सेकेंडों में उसका जवाब दे दोगे। आपसे कह रहा है सी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? सी कहाँ है? तो आप लोग कहोगे सी यहाँ है। ठीक दाईं और इसके बगल में कौन बैठा है? आप लोग कहोगे बिल्कुल ए बैठा हुआ है, इसका राइट साइड ये होता है और ठीक दाईं साइड ए बैठा हुआ है, तो इसका जवाब ए होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या? आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका ए, इसका सही जवाब है। ये होता बेस्ट अप्रोच, आपसे जैसा कहे वैसा करते जाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर एक प्रश्न में डबल फिगर बनाओ। आप लोग देख चुके होंगे, मैं आपसे इतना प्रश्न करा चुका हूँ,
कल भी 8 से 9 प्रश्न कराया था, आज भी 3-4 प्रश्न करा चुका हूँ। कहीं भी मैंने 2 फिगर का यूज़ नहीं किया। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 2-2 फिगर लेकर चलो, हो सकता है कहीं कहीं पॉसिबिलिटी बने तो वहाँ पे आप लेकर चल सकते हो, लेकिन इन सभी प्रश्नों में 2 फिगर के पीछे मत भागना, आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे अब हम लोग। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने अब आपसे कह रहा है, कथन आपके सामने गिवन है, शिक्षकों और छात्रों वाली स्कूल बस समय पर स्कूल नहीं पहुंच सकी। और दूसरा जो कथन है, कह रहा है सड़क पर हुए एक बड़े हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया। अब आपसे कह रहा है, कथन फर्स्ट, स्कूल बस समय पर नहीं पहुंच सकी, उसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है। लेकिन सेकेंड जो कह रहा है, सड़क पर हुए बड़े हादसे की वजह से यातायात बाधित हो गया। देखो, पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है स्कूल जो है समय पर नहीं पहुंची, और दूसरा बता रहा है जो सड़क पे एक हादसा हो गया जिस वजह से यातायात बाधित हो गया। यानी कि पहले स्टेटमेंट का जो कारण बता रहा है वो दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है। यानी कि यदि पहला कह रहा है लेट हो गया तो दूसरा कह रहा है इसलिए लेट हो गया क्योंकि रास्ते में जो थे सड़क हादसा की वजह से जितने भी यातायात थे वो बाधित हो गए थे। तो पहले का जो कारण बता रहा है वो दूसरा बता रहा है। किस ऑप्शन में है? तो आप लोग देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में यदि कथन दूसरा कारण है तो कथन फर्स्ट इसका प्रभाव हो सकता है, तो इसे हम लोग सही मान के चलेंगे ऑप्शन नंबर 1 को। जबकि कि देखो सेकेंड में कहीं भी कारण नहीं आपका बता रहा है। देखो कथन 1, 2 दोनों स्वतंत्र कारण है। स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? आपस में दोनों का रिलेशन है, क्योंकि पहला यदि कह रहा है स्कूल बस लेट हो रही है तो दूसरा कह रहा है सड़क पर हादसा हो गया इस वजह से लेट हो गई। तो यानी कि आपका रिलेशन क्या बना? दूसरा कारण बता रहा है और पहला उसका प्रभाव है, कथन है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बना। क्योंकि फोर्थ में भी देखोगे दोनों उभयनिष्ठ कारण प्रभाव से होते कैसे हो सकते हैं? केवल दूसरा कारण है। तो ये होता है तरीका प्रश्न को सॉल्व करने का। इस तरीके से आप लोग काम करोगे तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। देखो ये सारे सिंप्लीफिकेशन के सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से कह रहा है जो लोकल को ये लोग क्या लिख रहे हैं? मैडम लिख रहे हैं, ग्लोबल को HMACOM लिख रहे हैं, तो रोमन को कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। ध्यान से समझना। लोकल L है, O है, C है, A है, L है। लोकल को क्या लिख रहा है? MADOM। यहाँ आप लोग देखोगे फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? LM +1 हो रहा है। सेकेंड में क्या हो रहा है? तो आप लोग कहोगे O से 15 से हम लोग 1 पे जा रहे हैं, यानी कि कितना ऐड कर रहे हैं। तो इसे हम लोग अभी गैप मान के चलेंगे, रुक जाओ अभी, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्न करना होता है, तो इसलिए आप लोगों को समझदारी बरतनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारे और भी ऑप्शन काम कर जाए तो उसे टिक करके आगे बढ़ेंगे। C से D हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। फिर A से O हो रहा है, फिर L से M हो रहा है, +1 हो रहा है। यानी कि हम लोगों ने देखा अल्टरनेट +1 हो रहा है। तो यहाँ भी अल्टरनेट +1 पे यदि हमारे ऑप्शन मिल जाएंगे तो उसे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर O से A का रिलेशन ढूंढ लेंगे, कितना प्लस हो रहा है वो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। A का पोजीशन 15 है, A का 1 है, यानी कि 15 और यहाँ पे उसका 1 है, तो कितना बढ़ रहा है? आप लोग कहोगे अप्रॉक्स 12 बढ़ गया, क्योंकि 27 है तो 12 बढ़ गया। इस तरीके से तो आप लोगों को उसमें भी 12 ऐड करना होगा। लेकिन हम लोग पैटर्न ढूंढ चुके हैं, +1 का अल्टरनेट पे +1 किया गया है। तो आप लोग ध्यान से समझना, ROMAN +1 यहाँ तो होगा ही होगा। क्या हो जाएगा? R के बाद S होगा, यहाँ +1 होगा तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो O हो जाएगा। अब आप लोग देखो, पहले पर, तीसरे पर और पाँचवें पर SNO किस में है? आप लोग कहोगे पहले पर, तीसरे पर, पाँचवें पर, इसमें M है तो ये नहीं होगा। पहले पर, तीसरे पर, पाँचवें पर इसमें है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो सकता है। आगे भी हम लोग देखेंगे, पहले पर S है, तीसरे पर N है और चौथे पर M है तो ये हो नहीं सकता। और लास्ट में पाँचवें पे इसमें भी M है, हो नहीं सकता। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो सकता है, SANO। तो यहाँ हम आप लोगों ने देखा, हमने कंप्लीट प्रश्न को सॉल्व नहीं किया। अल्टरनेट पे हमने देखा +1 हो रहा है, +1 है, उसी तरीके से ऑप्शन को हमने टिक किया और आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। क्योंकि देखो आप लोगों को प्रश्न को सॉल्व करना है, वहाँ बहादुरी नहीं दिखाना है। आप लोगों को ये नहीं करना है कि O से A जा रहा है कितना हो रहा है, फिर हम लोग फोर्थ में O से A जा रहा है कितना हो रहा है, ये सब नहीं करना आपको। अल्टरनेट हमारा जितना से काम चल जाए उतना करके हम लोग निकल जाएंगे।
ठीक है। उसे करने का तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है यह जो सीरीज है इसे कंप्लीट करना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ध्यान से समझना। AEJOT है, XVGLQ है, UYDIN है, तो नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे क्या कर रहा है, A से X कितना ज़्यादा? आप लोग कहोगे 23 ज़्यादा हो रहा है, या फिर कम कितना हो रहा है? तो आप लोग कहोगे A से यदि हम लोग -3 करेंगे तो X हो जाएगा, तो -3 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, E से B हो जा रहा है, E का पोजीशन 5, B का 2, यानी कि -3 हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, J से G हो रहा है, -3 हो रहा है। यानी कि आपने देखा कि -3 का पैटर्न चल रहा है, -3। तो इसी तरीके से आप लोग लास्ट में एक बार चेक कर लो। T से Q हो रहा है, T का पोजीशन 20, Q का 17, -3। तो हमारा ये जो लॉजिक है काम कर रहा है। तो U में -3 करो, U का वैल्यू 21 हो रहा है, -3 करोगे 18 किसका? R का। Y का वैल्यू 25 में 3 करोगे तो 22 किसका? V का। D का पोजीशन 4 में 3 एक कम करोगे तो A हो जाएगा, तो RVA हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, I है, I का पोजीशन 9 में 3 कम करो तो 6 का F हो जाएगा। तो RVAF किस में है? आप लोग को केवल एक ही में ही, ऑप्शन फर्स्ट में RVAF के, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आपसे कह रहा है 6 मित्र जो हैं एक वृत्ताकार व्यवस्था केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 6 मित्र हैं, हमने यहाँ पे बनाया 6 मित्र, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जो वीणा साध्वी पूजा के ठीक बगल में बैठी है, वीणा और साध्वी पूजा के ठीक बगल में। मान लो यहाँ हमने पूजा को माना, तो वीणा और साध्वी कहाँ बैठेगी? ठीक बगल में। एक तरफ वीणा बैठ गई, इधर साध्वी बैठ गई। अभी जो है वीणा और साध्वी का स्थान फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साध्वी हो भी सकती है और यहाँ वीणा भी हो सकती है। अभी हम लोग मान के चलेंगे, लेकिन पी जो है पूजा का जो पोजीशन है फिक्स है। अब आपसे कह रहा है अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में बैठे हैं, और आगे कह रहा है अनिल वीणा के बाईं और ठीक बगल में बैठी है। यदि ये हम लोग वीणा मानेंगे, इसके दायां और ये हो गया, बायां और ये हो गया, कौन बैठे हुए हैं? तो वहाँ तो आप लोग को अनिल बैठे हुए हैं वीणा के ठीक बाएं ओर, यानी कि वी का ये पोजीशन फिक्स हो गया। यदि हम लोग वीणा को यहाँ पे मानते तो उसके बाएं ओर हम लोग ए को नहीं बिठा सकते थे, अनिल को, यानी कि पी ऑलरेडी क्यू पे बैठा हुआ था, तो हमारा जो वीणा का पोजीशन है ये फिक्स हो गया, वी है, ये एस है। अब आपसे क्या कह रहा है, अनिल वीणा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में कितने लोग बैठे हैं? उससे पहले एक स्टेटमेंट यहाँ है, अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में बैठे हैं, अनिल और गुना गिरी के ठीक बगल में बैठे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका अनिल और गुना गिरी के, यहाँ यदि गिरी हो गई, ठीक है, इसके बगल में अनिल बैठ गया यहाँ पे, और कौन बैठा है? गुना, यदि ये गुना हो गई, दोनों अनिल के यहाँ पे बगल में बैठ गए, गिरी के बगल में, ठीक है। इनका जो स्टेटमेंट है इसे हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वीणा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ये वीणा हो गई, इसके दाएं और ठीक बगल में पी बैठी हुई है, यानी कि पूजा बैठी हुई है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 पूजा, इस प्रश्न का राइट आंसर है। आप लोग इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सारे प्रश्न आसान हैं, आप लोग चाहो तो इन प्रश्नों को सेकेंडों में कर सकते थे, लेकिन मैटर करता है आप कितने कम समय में करते हो। प्रश्न करना मैटर नहीं करता एग्जाम में। आप यदि स्पीड आपका बेहतर है तो आप लोग सभी प्रश्नों को कर डालते, बेहतर नहीं है तो नहीं कर सकते। देखो एक ये प्रश्न है, आपसे कह रहा है BCD ABC इन सभी गैप को आपको फिल करना है, तो आपको इनमें क्या ढूंढना होता है? आपको पैटर्न ढूंढना होता है। देखो यहाँ पे ABC एक साथ आ रहा है, ये तो फिक्स हो गया, और C के बाद D आ रहा है, ये भी फिक्स हो गया। यहाँ पे BCD, यहाँ पे देखो BC, तो लास्ट में यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ यदि D आएगा तो DDE बन रहा है, यानी कि आपने देखा सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, तो E वाला ऑप्शन यहीं ख़त्म हो गया। यानी कि पैटर्न क्या बन रहा है? आप लोग को कि ABCDDE। अब आप लोगों को इसे पुट कर देना है, समझना आप लोग ध्यान से। फर्स्ट क्या है आपका BCD, यानी कि पहला हमारा A आना चाहिए, तो इस गैप में A आ गया, ABCD। उसके बाद क्या है DE,
यानी कि आंसर क्या बना है, ए डी ई करके बनेगा। ए डी ई कौन सा है, फर्स्ट भी है और लास्ट भी है, तो हमारा सेकेंड और थर्ड गलत हो गया यहाँ से। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखो आगे क्या पैटर्न है, ए बी सी क्या है, डी डी ई। अब देखो डबल डी किस में है, उसके बाद आप लोग कहोगे डबल डी हमारा इसमें है, डबल डी यहाँ पे इसमें है क्या, आप लोग कहोगे ए बीच में आ जा रहा है, तो हमारा ये है भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही बन जाएगा। तो आप लोगों को इसमें क्या होता है, एक पेयर बनाना होता है, उस पेयर को आप लोगों को इसमें फिल करना होता है। इससे करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है। अब जो एग्जामिनर लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है वो इसी तरीके से पूछ रहा है कि आपको आसानी से एक पेयर दिख जाए, आप उस पेयर को आप लोग यहाँ पे फिल कर दो। लेकिन क्या हो रहा है, पहले क्या था, बहुत सारे लोग इसमें टोटल काउंट करते थे, उसका पेयर बनाते थे 5-5 का, 4-4 का, लेकिन वो पैटर्न अब नहीं रहा। इसलिए आप लोग पुराने पैटर्न पे छोड़ो, उसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा। कर तो डालोगे प्रश्न को, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट का आप लोग यूज़ करना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न पूछा गया था आपसे, कह रहा है आपसे गेट रेडी नाउ को LIAHTC लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों में। सीधे प्रश्न में आ जाना है। प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे, ट्रैवल के लिए कौन सा कोड होगा ये आपको बताना है। ध्यान से देखना स्टेटमेंट, यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रैवल कहाँ यूज हुआ है, आप लोगों को फर्स्ट वाले में यूज़ नहीं हुआ है, सेकेंड में यूज नहीं हुआ है, थर्ड में यूज हुआ है। यानी कि आप लोगों को उस लेटर को, उस कोड को ढूंढना है जो कि बाकी के दोनों, ऊपर वाले दोनों में यूज नहीं हुआ हो। अब आप लोग ध्यान से समझना, ऊपर वाले में यूज नहीं हुआ हो तब हम लोग ट्रेवल को फाइंड कर सकते हैं। देखो यदि हम लोग पी की बात करें, पीए, तो पीए ऊपर की यूज हुआ, आप लोग को बिल्कुल यहाँ पे यूज हुआ है, तो हमारा पीए तो होने से रहा, नहीं हो सकता पीए। उसके बाद देखो आप लोग AH कहीं यूज हुआ है, आप लोग को ऊपर यूज हुआ है यहाँ पे, तो AH भी हमारा नहीं हो सकता। क्या रह गया, VJRB, तो देखो VJ कहीं यूज हुआ है, ऊपर नहीं हुआ है ना, LIAHTC नहीं हुआ है, इससे ऊपर नहीं हुआ है। RB यूज हुआ है, RB भी नहीं हुआ है। यानी कि या तो VJ हो जाएगा या फिर RB हो जाएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन आप लोग चेक करोगे क्या कह रहा है आपसे, या तो VJ या RB, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 2। पहले मैं कह रहा था या तो PA या CS, तो PA तो यूज हो चुका है ऊपर, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। देखो फिर से एक प्रश्न आ गया, आप देख चुके होंगे इस टाइप के प्रश्नों में कितने सारे प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए हैं। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपसे कह रहा है ABCDJKLM एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, उनमें से 4 कोने पर बैठे हुए हैं, जबकि अन्य 4 एक एक भुजा के मध्य बैठे हुए हैं। देखो आप लोग देखोगे लेवल 6 और लेवल 4 दोनों का जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्ट सेम है। यानी कि लेवल 6 वाले छात्रों को लेवल 4 में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। आप लोग देखो, आपसे कह रहा कितने व्यक्ति हैं, तो ए से लेकर M तक है, यानी कि बीच में गैप भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे एक मेज बना लो आप। सबसे पहले मेज में क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति में 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और सभी का मुख सेंटर की ओर है। सेंटर की ओर मुख है तो आप लोग समझ सकते हो, उसके लिए राइट साइड इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया, ठीक है। चलिए अब आपसे कह रहा है जो 4 लोग मध्य में बैठे हुए हैं, यहाँ 1 2 3 4 लोग मध्य में बैठ गए। चलिए अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे प्रश्न में कह रहा है डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा हुआ है। मान लो हमने डी को कहीं भी बिठा दो, आप लोग यहाँ बैठा दिया, आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कहीं एक पोजीशन फिक्स करना होता है। हमने यहाँ पे डी को बिठाया एक कॉर्नर पे। अब आपसे कह रहा है डी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, तो देखो डी और सी के बीच एक व्यक्ति, तो सी जो है हमारा या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा, यदि वहाँ आएगा तो फिर नहीं तो यहाँ बैठ जाएगा। अभी दोनों जगह इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आपसे कह रहा है सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और बी के बीच, यदि हमारा ये सी है तो बी के बीच 3 व्यक्ति बिठा दो, 1 2 3 व्यक्ति बैठा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है आगे, एम बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एम बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे,
तो यदि यहाँ पे इसके दाईं ओर कौन सा है, ये है, इसके दूसरे स्थान पर डी ऑलरेडी बैठा हुआ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। और यह जब पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा बी का जो पोजीशन है वो गलत है। जब बी का पोजीशन हमारा गलत है तो ये पोजीशन किसका था? ये पोजीशन का था हमारा सी का, ठीक है, और सी का पोजीशन बी का हो जाएगा। तो अब आप लोग समझना, ये पोजीशन हमारा किसका था? आप लोग कहोगे सी का, और ये पोजीशन बी का। अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, एम बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि हम लोग एम बी को यहाँ बिठाएं तो उसके दाईं ओर से दूसरे पे एम बैठा है, पहला ये हो गया, दूसरे तो एम का ये पोजीशन फिक्स हो गया। यहाँ पे हम लोग यदि एम बी को बिठाए थे तो यहाँ पे ऑलरेडी डी था दाएं साइड से दूसरे स्थान पे, इसलिए ये पोजीशन हमारा गलत था, तो हमने यहाँ पे बी को ऊपर बिठाया और सी को यहाँ बिठाया। अब आपसे क्या कह रहा है, के जो है एम के बाएं और ठीक बगल में बैठा है, ये एम है आपका, इसके बाएं और ठीक बगल में के बैठा है, तो के का पोजीशन ये हो गया आपका। अब आपसे कह रहा है ए और बी के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी कि ए बी के ठीक बगल में नहीं बैठा, बी ये है आपका, ए बगल में ठीक नहीं बैठा, तो ए कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठ नहीं सकता, तो कहाँ बैठेगा? या तो यहाँ बैठेगा या तो फिर यहाँ बैठेगा। पॉसिबिलिटी है दोनों जगह का, ठीक है, इसलिए हम लोग अभी कंफर्म नहीं मानेंगे ए के पोजीशन को। आगे पढ़ेंगे, आगे कह रहा है ए और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ए और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति, यदि हम लोग यहाँ पे ए मानते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा एल आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम लोग जब यहाँ पे ए को मानते हैं तो एल कहाँ आएगा? 3 व्यक्ति को बिठाएंगे तो 1 2 3 बैठाते तो एल के की जगह पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा फिक्स हो गया ए का पोजीशन यहाँ पे है। तो ए का जो पोजीशन है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ से ए को मिटा दो आप लोग। अब कहाँ आया ए का पोजीशन? आप लोग कहोगे ए का हमारा पोजीशन यहाँ है, एल का यहाँ है, बच क्या गया? तो आप लोग कहोगे एक कोई बच गया, क्या बच गया? तो आप लोग प्रश्न में पढ़ लो, ए बी आ गया, सी भी आ चुका है, जे बच गया हमारा, तो जे आ जाएगा कहाँ? यहाँ जे आ जाएगा। तो हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे जो कुछ भी पूछ ले आप सेकंडों में उड़ा दोगे प्रश्न को। आपसे कह रहा है जे के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? लो ये जे है आपका, इसके दाईं ओर यदि सेंटर का मुख्य है तो इसके दाईं ओर ये हो गया, ठीक बगल में कौन हो गया? डी हो गया आपका। डी तो किस ऑप्शन में है? आप लोग देखो ऑप्शन फर्स्ट में ही आपका डी है, तो इसका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यदि हमारे साथ प्रश्न को करते जाओगे, समझते जाओगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी, किसी भी प्रश्न में नहीं फंसोगे, सेकेंडों में उड़ा दोगे। चलिए चलते नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, आपसे प्रश्न में कह रहा है यदि दिए गए अनुक्रम को, यह आपका अनुक्रम गिवन है, इस अनुक्रम को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 8वें घटक के बाईं ओर से 5वें स्थान पर होगा? अब आप लोग ध्यान से समझना, इसे या तो आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कर दो, Q हो गया, उसके बाद G एंड D एंड, इस तरीके से या तो लिखना शुरू कर दो आप लोग, या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या आपके सामने, जो इस लेफ़्ट को आप लोग राइट मान लो और इस राइट को लेफ़्ट मान लो। अब आपसे जैसा कहे आप लोग कर दो। आपसे कह रहा है कौन सा घटक दाएं सिरे से, अब ये जो है ये दायां हो गया, दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, तो 8वां कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। 8वां 6 हो गया आपका, 8वें घटक के बाईं और 5वें स्थान पर है। हम लोग यदि यहाँ इसको लेफ़्ट पे रखेंगे, यहाँ से बाईं और आपको 3 आगे बढ़, 5 और आगे बढ़ना है, तो 5 बढ़ो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से सी बन गया, तो इसका जो सही जवाब है वो सी बना। अब देखो आप लोग यहाँ पे क्यों हो गया, एक ही दिशा में हम लोग क्यों आगे बढ़े? क्योंकि आपसे कह रहा था इस राइट को हमने लेफ़्ट लिखा और यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, और फिर यहाँ से हमें बायां ही चलना है, लेफ़्ट ही चलना है, तो कहाँ पहुँचेंगे? तो वही आपसे कह रहा था, हम लोग वहाँ से सॉल्व कर लिए, क्योंकि दाएं सिरे से चलना यहाँ से शुरू किए थे, 8 चले थे, फिर यहाँ से 5 आगे भी चले, क्योंकि लेफ़्ट ही कह रहा था, तो हमारा जो स्थान बन गया वो सी बन गया। तो वही आपसे पूछ रहा था तो कौन सा होगा, तो सी होगा। आप तो या तो ऐसे कर लो, यदि आपको इसमें परेशानी होती है तो आप लोग इसे उल्टा करके लिख लो और फिर जैसा आपसे कहे वैसा कर दो, ठीक है। यानी यहाँ इसे लेफ़्ट से लिखना शुरू कर दोगे आप लोग और फिर जैसा कहे कर दोगे। यदि आपका माइंड ना चले इस क्वेश्चन में तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, और यदि माइंड चले तो स्मार्ट अप्रोच लगाओगे, यहाँ लेफ़्ट को राइट कर दोगे,
राइट को लेफ़्ट कर दोगे और फिर आपसे जैसा कहे राइट से जोड़ना है 8वें स्थान पे चलना शुरू कर दोगे राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 पे पहुंच चुके हैं। अब आपसे कह रहा है वहाँ से बाईं 5वें स्थान पे। अब यहाँ से इसके लिए बायां कौन सा होगा, ये क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है, राइट को हमने लेफ़्ट माना, तो यहाँ से 5वां लेफ़्ट कौन सा होगा, तो राइट साइड ही होगा। 1 2 3 4 5 तो सी हो जाएगा। ये तरीका होता है। आप दोनों में जैसे भी चाहो प्रश्न को सॉल्व कर लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने, यह भी सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है जो कि आपको पजल के फॉर्म में दिख रहा होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना प्रश्न को। आपसे कह रहा है पुनीत, कमर, रोहित, शीतल, ताबिर और उमेश एक बहुमंजिला इमारत में रहते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, एक इमारत में रहते हैं। जिस आपसे कह रहा है वैसा करना शुरू करो। कमर उस मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है जिस पे उमेश रहता है। हमने मान लिया यहाँ पे उमेश रहता है। इससे ठीक नीचे कौन रह रहा है, तो आप लोगों की कमर, यहाँ पे हमने कमर को माना। अब आगे पढ़ेंगे। शीतल उस मंजिल से ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहती है जिस पर कमर रहता है, तो कमर के ठीक नीचे है शीतल। ठीक है। अब आपसे कहते हैं ताबिर उन मंजिलों से नीचे की ओर एक मंजिल पर रहता है जिस पर कमर और शीतल रहते हैं। यानी कि ताबिर जो है कहीं नीचे रह रहा है इन दोनों से। अभी हमारा पोजीशन फिक्स नहीं है ताबिर का। आगे पढ़ेंगे। लेकिन उस मंजिल से ऊपर की किसी एक मंजिल पर जिस पर पुनीत रहता है, यानी कि ये जो ताबिर है वो पुनीत से ऊपर रह रहा है लेकिन शीतल से नीचे, तो यानी कि कहीं ना कहीं पुनीत होगा आपका एक। इसमें नीचे 3 लोग यहाँ पे होंगे, तभी तो टोटल 6 लोग हैं, जिसमें कि पुनीत ताबिर से नीचे है। मान लो ये पुनीत हो गया और ये हमने यहाँ पे ताबिर को मान लिया। यहाँ भी हो सकता है ताबिर, ऐसे अभी पोजीशन फिक्स नहीं है। हम आगे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे हम लोग। आपसे कह रहा है ताबिर उस मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है जिस पे रोहित रहता है, यानी कि ताबिर रोहित से भी नीचे रह रहा है, तो यहाँ बीच में जो है रोहित, यहाँ रोहित आ जाएगा आपका और फिर ताबिर आ जाएगा। आगे पढ़ेंगे। रोहित उस मंजिल के ठीक नीचे मंजिला पे रहता है जिस पे शीतल रहती है। देखो यहाँ पे शीतल थी, इसके ठीक नीचे रोहित। बिल्कुल ये जो हमारा क्रम है ये सेटिस्फाई कर रहा है। UKSRTP ये आपका क्रम है जिस पे वो लोग रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर सबसे टॉप फ्लोर पे उमेश है, फिर कमर है, फिर शीतल है, फिर रोहित है, फिर ताबिर है और फिर सबसे अंतिम पुनीत है। ये हमारा पैटर्न बन गया। अब आपसे जो कुछ भी पूछ ले आप लोग सेकेंडों में उड़ा दोगे। अब आपसे कह रहा है सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है, तो सबसे ऊपर उमेश रह रहा है, तो उसका सही जवाब उमेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। कहता सबसे नीचे कौन रहता है, पुनीत, तो ये इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया हो। यदि सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हो। आप लोगों को मैं कल मैथ्स का कंप्लीट क्लास दे दूंगा लेवल 4 में आए हुए सभी प्रश्नों का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं आप लोगों के लिए वीडियो को लेकर आऊँ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।